नाज़रीन, मुल्क में महंगाई का तूफान आने वाला नहीं है बल्कि आ चुका है। आज ही पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 5 रुपए 40 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। अब पेट्रोल 118 रुपए का मिलेगा, डीजल 117 रुपए का मिलेगा, मट्टी का तेल 87 रुपए का होगा। नाज़रीन, जिसका मतलब है कि अब फर्नेस ऑयल से बनने वाली बिजली मजीद महंगी होगी। ये बिजली इस्तेमाल करने वाली फैक्ट्रियों की पैदावारी लागत मजीद बढ़ेगी। जिस घरेलू सारिफ ने वो बिजली इस्तेमाल करनी है जिसका बिल पहले से ज्यादा आएगा, उसने गाड़ी चलानी है, उसका खर्चा भी ज्यादा होगा। और उसका ये भी मतलब है कि महंगाई जो पहले ही 12% पर है वो भी मजीद बढ़ेगी। लेकिन वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, ओगरा ने सिफारिश तो 11 रुपए की थी, हमने तो महज 5 रुपए 40 पैसे बढ़ाए हैं। हुक्मरान कुछ भी कहते रहे, इस वक्त महंगाई जिस सतह पर है इससे अवाम परेशान है। ईद भी आ रही है, लेकिन जिस हिसाब से लहसुन, आलू, प्याज, टमाटर, चीनी समेत 23 चीजें पहले से महंगी हो गई हैं। टमाटर की औसत कीमत में 6 रुपए इजाफा हुआ, लहसुन 16 रुपए महंगा हुआ, LPG का घरेलू सिलेंडर 12 रुपए महंगा हुआ। और जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं तो इसके नतीजे में हर चीज की कीमत भी बढ़ेगी। गैलप का सर्वे बता रहा है कि 2/3 पाकिस्तानी बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। गैलप सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 53% शहरी मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से परेशान है और यही वजह है कि अपोजिशन भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है। आप लोग जानते हो ना कि जब तेल की कीमत बढ़ती है तो आटे की कीमत बढ़ती है, बिजली की कीमत बढ़ती है, गैस की कीमत बढ़ती है, सब्जी की कीमत बढ़ती है, चीनी की कीमत बढ़ती है, अद्वियात की कीमत बढ़ती है, हर चीज की कीमत बढ़ती है। लेकिन मसला यह है कि बात सिर्फ यहाँ तक ही महदूद नहीं है बल्कि अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, क्योंकि IMF भी हुकूमत पर दबाव डाल रहा है कि बिजली की सब्सिडी महदूद की जाए, बिजली के निर्ख 3 रुपए 34 पैसे फी यूनिट बढ़ाए जाएं। IMF का मुतालबा है कि सब्सिडी की रकम 140 अरब रुपए से कम करके 56 अरब रुपए तक महदूद की जाए। जबकि हुकूमत इस दबाव में आकर सब्सिडी कम करेगी तो इसके नतीजे में बिजली में मजीद इजाफा होगा, बिजली मजीद महंगी होगी। और बात यहाँ नहीं रुकेगी बल्कि हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की मद में 600 अरब रुपए वसूल करने का हदफ तय कर रखा है। इसका यह मतलब है कि पेट्रोल की फी लीटर कीमत में सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की मद में 20 से 25 रुपए इजाफा करना पड़ेगा। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के असरात से अवाम को बचाने के लिए हुकूमत ने सिर्फ एक चीज से उम्मीद लगा रखी है और वो ये है कि किसी तरह आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हो जाएं तो ही पाकिस्तानी अवाम महंगाई के इस तूफान से महफूज रहे। नाज़रीन, ये खौफनाक हकाइक बता रहे हैं कि महंगाई दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने को बिल्कुल तैयार है। ऐसे में अवाम का बनेगा क्या? तजिया लेंगे माहिर मईशत डॉक्टर अशफाक हसन साहब से। डॉक्टर साहब, बहुत आपके कीमती वक्त का। सर, ये जो पेट्रोलियम की जो इसको DL भी कहते हैं, इसकी मद में 600 अरब रुपए का टारगेट रखा है, ये अवाम से पूरा लिया जाएगा। अभी तक 5 रुपए DL लिया जा रहा है, 25 रुपए की बात हो रही है। हर चीज की जो इससे जुड़ी हुई है महंगाई, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। क्या आवाम इतना बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, बात यह है कि हमने एक रेवेन्यू का अपना टारगेट रखा है, उसको हमने अचीव करना है। हमारे पास ऑप्शंस ये हैं कि आवाम पे मजीद टैक्स लगाया जाए, जो टैक्स पेयर है उन पे जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन पे टैक्स लगाया जाए, या फिर नए एवेन्यूज को तलाश किए जाएं। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो PDL का जिक्र कर रहे हैं आप गालिबन, ये सबसे आसान तरीका होता है टैक्स इकट्ठा करने का। ये इसके डबल एज हैं। रेवेन्यू तो शायद हम हासिल कर रहे हैं, लेकिन उसके नुकसान ये होगा कि ये हाईली इन्फ्लेशनरी है, इसलिए कि दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि हर रोज हमें खबर में दिया जाता है कि पाकिस्तान के रिजर्व माशाल्लाह बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पैंडेमिक के जमाने में भी वो हमारा एक्सचेंज रेट अंडर प्रेशर आ रहा होता है। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि रिजर्व भी बढ़ रहा हो और
एक्सचेंज रेट पे भी प्रेशर है। तो आप ये देखें कि ये 155 वगैरह 154 155 में था, अभी तकरीबन मूव करते करते 160 पे आ गया है। तो हम एक्सचेंज रेट को भी डिप्रिशिएट कर रहे हैं एक तरफ से, और दूसरी तरफ से आलमी मंडी में तेल की कीमत भी बढ़ रही है। तो ये डबल एज सोर्ड है कि ये आपको जब लैंडेड कॉस्ट होगा इस तेल का तो ये बहुत ज्यादा महंगा होगा, और उसके ऊपर भी अगर हम पीडीएल से ज्यादा रेवेन्यू हासिल करने की कोशिश करेंगे तो ये इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आवाम पे पड़ेगा, और महंगाई भी बढ़ेगी, आवाम पे अंडर प्रेशर भी बहुत आएंगे। आवाम के आमदनी में इतनी तेजी से इजाफा नहीं हो रहा है जितना कि ये गैस, बिजली, पानी और ये पेट्रोल की कीमतों की वजह से आवाम अंडर प्रेशर है। तो या तो ये है कि हुकूमत किसी और तरीके से टैक्स के जरिए से ये इसको करे, या पीडीएल के रेट को कम करें। अदरवाइज अगर हमने एक टारगेटेड रेवेन्यू रखा हुआ है 600 बिलियन से ज्यादा का, अगर उसको हासिल करने में हम लग जाएंगे तो शायद अब रेवेन्यू तो हासिल कर ले लेकिन उसके नुकसानात बहुत ज्यादा होंगे, और खासकर आवाम पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा, और ट्रांसपोर्ट चार्जेस बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, उसके बड़े मल्टीप्लायर उसके इम्पैक्ट होंगे। तो ये बात आपकी है कि आवाम पे बोझ पड़ेगा, बिल्कुल बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा। अब जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ने का मसला नहीं है, यहाँ पे तो IMF की शर्त को पूरा करने के लिए बिजली को भी महंगा किया जा रहा है। खबर के मुताबिक 3 रुपए यूनिट तक महंगी होगी। ऑलरेडी बिजली इतनी महंगी है सर, अब सारिफ पे बहुत ज्यादा बोझ है। पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, तो सर ये अवाम क्या इतना दे भी पाएगी जितना एक्सपेक्ट कर रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि इन तमाम चीजों से हम रेवेन्यू इकट्ठा कर लेंगे। क्या अवाम में इतनी सख्त है कि वो इतना बर्दाश्त कर सके? नहीं, ऐसे तो जादू की छड़ी किसी के पास भी नहीं है। मेरे नजदीक IMF जो है ये जुल्म कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर में, ये ज्यादती है। गिवन कि दुनिया की मईशत इस वक्त पैंडेमिक से निकलने की कोशिश कर रही है, और वो अपने बिजनेसेस जो हैं उनका हाथ थामने की कोशिश कर रही है, ये बिल्कुल उल्टा हमारे जान को आ गया है कि नहीं आप बिजली की कीमत बढ़ाए, गैस की कीमत बढ़ाए, यानी कि आप अपने इंडस्ट्री से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाए। सीधी सीधी बात है। दूसरी तरफ हमारे गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो तारीफ भी अपनी खुद कर रहे होते हैं कि रोशन अकाउंट में बहुत पैसा आ गया है, रिजर्व बढ़ रहा है हमारा। उधर हमने बॉन्ड फ्लोट किया, $1 बिलियन वहां से आया, रिजर्व बढ़ गया, तो दूसरी तरफ एक्सचेंज रेट भी डिप्रिशिएट हो रहा है। ये दोनों कंट्राडिक्टरी हैं। अगर आपके रिजर्व बढ़ रहे हैं तो बाय डेफिनेशन आपकी करेंसी जो है वो डिप्रिशिएट नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो भी हो रही है साथ साथ में। फिर अगर हम पीडीएल के जरिए से, बाकी चीजों के जरिए से भी अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते रहेंगे तो ये मईशत फिर जो जितने भी इस बजट में हमने टारगेट वारगेट रखे हैं फिर हमें भूल जाना चाहिए। तो हमें बहुत सोचना पड़ेगा, और मैं बार बार ये IMF को ये कहता हूँ कि देखो दुनिया क्या कर रही है, हमें दुनिया की तरह ट्रीट करो, ना कि हमें बिल्कुल एक अपनी एनिमी के तौर पे आप ट्रीट कर रहे हो कि हमने पाकिस्तान की ऐसी तैसी करनी है क्योंकि वो हमारे मेजर शेयर होल्डर की बात नहीं मान रही है तो हमने इसकी ऐसी तैसी करनी है। तो ये एटीट्यूड जो है वो ठीक नहीं है। और अभी तो हुकूमत तो कह रही है कि हम नहीं निकल रहे हैं, हम वाकई हम नहीं निकलना चाहते हैं, हम ये प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी रहे। लेकिन ये IMF हमें फोर्स कर रहा है कि आप IMF के प्रोग्राम से निकलो। तो अगर हम निकले तो उसमें पाकिस्तान को सुरवार नहीं होगा, मेरे नजदीक IMF को सुरवार होगा कि वो उसने पाकिस्तान को अपने प्रोग्राम से निकाला है अननेसेसरी अपने डिमांड की वजह से। डॉक्टर साहब, आपने अभी बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात की, आपने कहा कि एक मेजर शेयर होल्डर जो है IMF का, उसकी बात हम नहीं मान रहे, इस वजह से इतनी सख्ती आ रही है। सर ये बात तो हमने कह दी है एब्सोल्युटली नॉट, और आगे भी हम बात नहीं मानेंगे, तो फिर ये सख्ती में मजीद इजाफा होगा? भाई IMF भी जाती करेगा और FATF भी जाती करेगा, ये दोनों एक दूसरे से लाजिम मजलूम है। आप मेजर शेयर होल्डर की बात ना माने जो वो चाहता है, और मेरा ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान ने ठीक अपना एक स्टांस लिया हुआ है, तो आपको IMF के जरिए से भी तंग किया जाएगा, आपको FATF के जरिए से भी तंग किया जाएगा।
ये तो अब हम हर पाकिस्तानियों को अभी समझ में आ जाना चाहिए ये बात। और मैं बार बार इसी आप लोगों के प्रोग्राम में मैं कहता था कि IMF का प्रोग्राम कोई इकोनॉमिक प्रोग्राम नहीं है, ये एक सियासी प्रोग्राम होता है, इससे बचे। और जो मैं पहले प्राइम मिनिस्टर से कहता था कि सर खुदा के वास्ते ना जाए IMF में, अपने घर को खुद सही कर लें, थोड़ी सी तकलीफ होगी लेकिन हम घर को सही कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त मेरी बात नहीं मानी गई, मीडिया भी मेरे साथ नहीं खड़ा था, मैं इस जंग में अकेला तरह खड़ा था। और आज वही बातें सामने सबके सामने आ रही है कि जब हम IMF के डिक्टेट से हट के बजट बनाते हैं तो वो बजट जो है वो सारी दुनिया में उसकी वाहवाह हो रही होती है, और जब IMF के डिक्टेट के अंदर बजट बनाते हैं तो सब तरफ से गालियां पड़ती हैं। तो मेरी बात ही तो लोगों को अब समझ में आ रही है कि जो मैं क्या कहता था उस जमाने में, ये 3 साल जो हमने जाया किया इस हुकूमत ने, मैं इनसे बचाना चाहता था इनको। ये शायद मेरी बात को समझ नहीं रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ने मेरी बात को समझा नहीं, क्योंकि इनके इर्द गिर्द प्लांटेड लोग थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को फोर्स किया और IMF पे लेके चले गए। नाज़रीन, हम एंकर्स, सहाफ़ी, रिपोर्टर्स, हम दहशतगर्दी के हमले की खबर पढ़ना भूल चुके थे। एक वक्त था जब आए रोज ऐसे वाकयात होते थे और वो खबरें हम आप तक पहुंचाया करते थे, लेकिन यकीन जानिए कई साल हुए वो खबर पढ़ना, यहाँ तक कि रिपोर्ट करना हम न सिर्फ भूल चुके थे बल्कि हमारे दिल की ये दुआ थी कि या अल्लाह कभी दोबारा हमें ना वो खबर पढ़नी पड़े, ना रिपोर्ट करनी पड़े, ना वो कभी उस पर बात करनी पड़े। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दोबारा से वही खबरें हमें आप तक पहुंचाना पड़ रही हैं, पढ़ना पड़ रही हैं। मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की भरपूर नई लहर दस्तक दे चुकी है, लेकिन दहशतगर्दी के वाकयात चूंकि दूर दराज इलाकों में इस वक्त हो रहे हैं, इसलिए इनका तासुर मरकजी इलाकों तक महसूस नहीं किया जा रहा। हम लोगों को उसकी शिद्दत का अंदाजा नहीं हो रहा। हम लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि जो दूर दराज इलाकों में आज हो रहा है वो कल को हमारे करीबी इलाकों से होता हुआ हमारे शहर, हमारे इलाके, हमारे मोहल्ले में भी हो सकता है, हमारे किसी अपने के साथ भी हो सकता है। इस दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान को आगे बढ़कर कार्रवाइयां करना होगी। हमें ऑफेंसिव साइड पे जाना होगा, हम अब डिफेंसिव मजीद नहीं रह सकते हैं। अफगानिस्तान के उन इलाकों में कार्रवाइयां करना होंगी जहां इन दहशतगर्दों को मजबूत पनाहगाहें मयसर हैं। इसको हॉट परसूट कहा जाता है। यही काम अमेरिका आज तक करता आया। ड्रोन हमले क्या थे, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर हमले क्या थे, अमेरिका ने भी इसी तरह से हॉट परसूट किया तालिबान के खिलाफ, अलकायदा के खिलाफ। यही काम हमें करने का मशवरा दिया गया है। नाज़रीन, पेशगी हमलों का वही तरीकाकार इख्तियार करना होगा जो अमेरिका पहले इख्तियार करता है, सऊदी अरब इख्तियार करता है, तुर्की इख्तियार करता है, क्योंकि मुल्क में दहशतगर्द ताकत पकड़ रहे हैं, मुनज़्ज़म हो रहे हैं, आए रोज दहशतगर्दी की कोई ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं। तो इससे पहले कि वो मजीद ताकतवर हो, वो पहले की तरह मुनज़्ज़म हो, वो ऑपरेशन राहे निजात से पहले की तरह मुनज़्ज़म हो जाए, उनको वहीं पर उनका कला कमा हो जाना जरूरी है। आज पस्सी में दहशतगर्दों के हमले में पाक फौज के एक कैप्टन और एक सिपाही शहीद हुए। गुज़िश्ता रोज दासू में चीनी इंजीनियर्स की बस में धमाका हुआ था जिसमें 9 चीनी बाशिंदों, 2 FC एहलकारों और 2 मकामी अफराद की जान गई थी। नाज़रीन, ये धमाका सिर्फ पाकिस्तानियों के या चीनियों की बस पर नहीं हुआ था, ये पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर धमाका था, ये सी पैक पर हमला था। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज इसे गैस लीकेज का धमाका कहा गया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी इसे हादसा करार दिया, लेकिन आज वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि दहशतगर्दी का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। वाक़े की इब्तदाई तहकीकात में धमाका खेज़ मवाद के शवाहिद मिले हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि दासू में होने वाले धमाके की तहकीकात के लिए चीन अपनी टीम भेजेगा। इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात एक तसल्सल के साथ जारी हैं। नाज़रीन, ये दहशतगर्दी जो सर उठा रही है इसमें यकीनी तौर पे वो कुव्वतें शामिल हैं जो पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहती हैं। बॉर्डर पार से कुव्वतें शामिल हैं। आप ये भी देखें नाज़रीन, एक जानिब अफगानिस्तान में ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी तब्दीली आने को है, उस तब्दीली का तनाजुर में भी जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो बौखलाहट का शिकार है। उस आने वाली अफगानिस्तान में आने वाली तब्दीली में पाकिस्तान का किरदार ना रहे, उस किरदार को मिटाने के लिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसे कि मैंने ऊपर पहले जिक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को वो फौज मयसर है जो शायद उन अरब ममालिक को मयसर होती जहां पर सो कॉल्ड इंतफादा
वादा आया तो आज उनकी हालत ये ना होती, आज इराक की हालत ये ना होती, आज लीबिया की हालत, आज ट्यूनिस की हालत ये ना होती। अगर उनके पास भी पाक फौज जैसी कोई फौज होती तो इन जवानों ने अपनी जानें दी हैं, शहादतों का सिलसिला जारी है, लेकिन हमें पहले से प्रिएंटिव मेजर लेना होंगे ताकि मजीद जाने ना जाएं, मजीद शहादतें हमें ना देनी पड़े। आज एक वाकया हुआ जिसका मैंने जिक्र किया, 6 जुलाई को शिमाली वज़ीरिस्तान की एक चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला हुआ, इसमें 3 हमारे फौजी शहीद हुए। फिर 1 जुलाई को अफगानिस्तान से की गई फायरिंग के नतीजे में 5 फौजी शहीद हुए। नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो एक हॉट बेड बना हुआ है नाज़रीन, क्योंकि वहां पर हर तरह की एम्बिग्युइटी, हर तरह का कंफ्यूजन पाया जाता है। किसी को नहीं मालूम कि अफगानिस्तान का बॉर्डर जो पाकिस्तान से मुल्हिक है उस पर कितने हिस्से पे अफगान तालिबान की अमलदारी है, कितने हिस्से पे अफगान फोर्सेस या अफगान गवर्नमेंट की अमलदारी। 28 जून को बलूचिस्तान के इलाके बोशाब में एक FC एहलकार को शहीद किया गया। 25 जून को सिब्बी के इलाके में 5 FC एहलकार शहीद किए गए। आप ये देख लें, मैं आपको बताता जाऊंगा, चुन चुन के हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जवान या हमारे फौजी जवान, उनको टारगेट किया जा रहा है। 1 जून को कोयटा के करीब एक FC की पोस्ट पर हमला होता है, उसके नतीजे में 4 FC एहलकार शहीद होते हैं। ये तो सिर्फ जून के वाकयात मैंने आपको बताया नाज़रीन। रोज़नामा जंग का क्या खबर है? रोज़नामा जंग कहती है कि 14 जुलाई को सिर्फ इस साल 2021 अभी खत्म नहीं हुआ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मुल्क में 32 हमले किए हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज ने अपनी रिपोर्ट में साल 2020 में दहशतगर्दी के अदाद-ओ-शुमार का जिक्र किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल दहशतगर्दी के 146 वाक़यात हो चुके हैं, जिनमें से 220 अफराद जाँ बहक हुए। और ये अभी बात चूंकि मंजर आम पर आती नहीं है कि ऐसे कितने ही वाक़यात होंगे जो कि हमारी एजेंसीज ने रोके होंगे, जिसको उन्होंने थॉट आउट किया होगा। ऐसे वाक़यात मुसलसल हो रहे होते हैं। नाजरीन, हम एक भी गलती नहीं कर सकते और दुश्मन को सिर्फ एक कामयाबी चाहिए होती है हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, और हमें हर दफा जीतना पड़ता है, उनके हर हमले को नाकाम बनाना पड़ता है। गुज़िश्ता बरस दहशतगर्दी के 67 वाक़यात तो सिर्फ उन इलाकों में हुए जो फाटा का हिस्सा थे। अब मैंने जैसे आगाज में जिक्र किया कि ये वो इलाके हैं जो दूर दराज है, ये वो इलाके हैं कि जहाँ की रिपोर्टिंग बहुत कम होती, इस वजह से हमें इसकी हिद्दत महसूस नहीं हो रही, इसकी हीट महसूस नहीं हो रही है। खुदा ना खासा ये पूरे पाकिस्तान में फैल गया तो फिर इसको रोकना और मुश्किल हो जाएगा। ये तशवीशनाक अदाद-ओ-शुमार है नाज़रीन जो आपको बता रहा हूं मैं, कि मुल्क में दहशतगर्दी का सांप एक बार फिर सर उठा चुका है। सिर्फ फरवरी में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से शिमाली वज़ीरिस्तान, बाजोड़ और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में 16 हमले किए गए। ये खबरें भी आई थी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुख्तलिफ धड़े आपस में जम हो रहे हैं, जिसका साफ और वाज़ेह मतलब यह है कि ऑपरेशन के बाद कमजोर पड़ने वाली TTP फिर से अब ताकत पकड़ रही है। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लें नाज़रीन कि अगर ये जम हो रहे हैं, एक दूसरे में ताकत पकड़ रहे हैं, इसका मतलब है कोई तो है जो इनको स्पॉन्सर कर रहा है, कोई तो है जो इनकी खोई हुई ताकत उनको वापस दिलाने की कोशिश में अपने तमाम हरबे, अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रहा है। रहीमुल्लाह यूसुफजई ने भी इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगानिस्तान के सरजमीन इस्तेमाल की जाती है और पाकिस्तान ये मौक़िफ़ भी इख्तियार कर चुका है नाज़रीन कि अफगान हुकूमत, अफगान खुफिया एजेंसी TTP की मदद करते हैं। अभी हाल ही में जो एक सूबे पे कब्जा होता है, सल्तनत पे जो कब्जा होता है तालिबान का, तस्वीरें सामने आई कि वहां से अरबों रुपए, करोड़ों अरबों रुपए पाकिस्तानी करेंसी में लिए। वो पाकिस्तानी करेंसी एक अफगान सूबे के अंदर क्या कर रही थी? यकीनी तौर पे उसको पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाई में इस्तेमाल किया जाना था। अगर अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल की जाती है, अगर दहशतगर्दी का सांप अफगानिस्तान में पल रहा है तो पाकिस्तान को वहां जाकर इस सांप का सर कुचलना होगा। और आलमी दुनिया में इसकी मिसालें मौजूद हैं, बल्कि आलमी दुनिया तो हम पे तनकीद का निशाना बना भी नहीं सकती, क्योंकि खुद उन्होंने इस तरह के ऑपरेशंस को पहले सपोर्ट किया। अमेरिका क्या करता रहा? कबल अज़ वक्त हमले अमेरिका ने किए। अमेरिका सिर्फ इस खदशे के तहत कई ममालिक पर चढ़ दौड़ा कि यहां से अमेरिका के खिलाफ कोई मंसूबाबंदी हो सकती है। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, इराक पर हमला किया, शाम में फजाई हमले कर चुका है, सऊदी अरब ने यमन में हौसियों के खिलाफ हमले किए, तुर्की ने शाम में कुर्दों के खिलाफ हमले किए, यहां तक कि भारत ने भी सिर्फ शुबा होने पर ही पाकिस्तानी सरजमीन में अपने तैयारे भेज दिए जो वहां पर अपना पेलोड गिरा कर गए। हमारे कुछ दरख्त वहां पर जो है वो शहीद हुए। अगर ये ममालिक अपनी सलामती के नाम पर वहां हमले कर सकते हैं जहां से इन्हें खतरा महसूस होता है, तो पाकिस्तान
पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? हमें खतरा महसूस नहीं हो रहा, हमें खतरा नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ बैठ कर मारना, मार खाना, ये कौन सी हिकमत अमली है? ये सेल्फ डिफेंस नहीं है ना। सेल्फ डिफेंस में प्रीएम्प्टिव मेजर लेना, ऑफेंसिव होना भी जो है वो एक काबिल अमल चीज है। बात करेंगे इसी हवाले से जनरल रिटायर्ड एजाज जमान साहब। जमान साहब शुक्रिया आपकी कीमती। सर, हम हॉट परसूट क्यों नहीं कर सकते? क्या वजह है? बाकी ममालिक के पास उजर ना भी हो तो वो उजर तलाश कर लेते और हॉट परसूट करते हैं और उन इलाकों में जाके कार्रवाई करते हैं जहां पर उनको खतरा महसूस होता है। हमें तो खतरा सर नजर आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, बात यह है कि डायरेक्ट नतीजा तो नहीं कह सकते, लेकिन इनडायरेक्ट जरूर है, क्योंकि वो कुव्वतें जो वहां बैठ के दहशतगर्दी करा रही थी उनका असर रसूख वहां कम हो गया है। अफगानिस्तान मुकम्मल डिसअरे में है। इंस्टीट्यूशन नाम की या हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। न वहां अभी पूरे मुल्क पर तालिबान की रेट है, न अशरफ गनी गवर्नमेंट की है, और इंडिया का हाथ वहां से बहुत हद तक निकल चुका है, बल्कि न होने के तकरीबन बराबर है। तो अब ये जो एलिमेंट वहां रहते थे, एक डेस्परेट एफर्ट है उनकी तरफ से, और यकीनन वो भी कर रहे हैं। और जो हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ स्लीपिंग सेल्स थे, स्लीपर सेल्स, उनको भी रॉ एक्टिवेट करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, और इसके शवाहिद भी हमें मिल चुके हैं। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि अफगानिस्तान में हॉट परसूट ऑपरेशन या स्ट्राइक की हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। जितना अरसा गुजर गया, अच्छा। सितंबर में अमेरिका मुकम्मल तौर पे सितंबर में निकल जाएगा, उस वक्त देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। अगर उस वक्त भी ये वहां पे ये एलिमेंट रहे और बॉर्डर के नजदीक एरियाज में हुए, तो फिर पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है टोटल डिफेंस की, एक है एग्रेसिव डिफेंस की, जिसमें हम हॉट परसूट ऑपरेशन अफगानिस्तान के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन जो मुल्क के अंदर हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को और सिक्योरिटी एजेंसीज को अपना काम दिन दुगना और रात चौगुना करना पड़ेगा, ताकि जो भी स्लीपर सेल्स मौजूद हैं उनके पीछे जाएं और जो दहशतगर्द आइडेंटिफाई हो चुके हैं उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करें। ये एक रियलिटी है कि इंडिया के स्पॉन्सर्ड अल-कायदा के ग्रुप जो इस वक्त कराची में बहुत हद तक मौजूद था, उसके बड़े अहम अरकान जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन जाहिर है इसको इतना जल्दी वाइंड अप नहीं किया जा सकता, और हम ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में 100% इम्कानात खत्म हो गए। पिछले दिनों चीनी इंजीनियर्स की बस में धमाका हुआ, कहा गया गैस लीकेज का धमाका है, और तासुरात यही मिले। फील हुआ, आगाज में सोशल मीडिया पर भी खबरें आई कि दहशतगर्दी का हमला था, बाद में कहा गया कि नहीं ये गैस का धमाका था। चाइनीज चाह रहे हैं कि उनको भी तहकीकात में शामिल किया जाए। फवाद चौधरी साहब ने आज इसको धमाका कहा है, असरात मिल रहे हैं कि ऐसा तासुर मिल रहा है। सर, इतना बड़ा काम हो गया है, अगर ये वाकई धमाका और दहशतगर्दी कल को साबित हो जाता है, तो सर ये मेरे ख्याल है कि हमला सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं, चाइना पर भी है। सर, फिर क्या मजीद सख्त पॉलिसी, आपने कहा हॉट परसूट की जल्दी नहीं करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए, आपको नहीं लगता सर तब तक पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान हो सकता है? देखिए, एक तो नुकसान को गार्ड करना हमारा फर्ज है और हमारी ड्यूटी है, और हमारा लेजिटिमेट राइट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये धमाका था और इसके शवाहिद मिल चुके हैं। बल्कि एक कार थी जो तैयार की गई थी और वो आउटसाइड के आके इस काफिले में शामिल हुई, और उसने अगली एक गाड़ी को निशाना बनाया जो इस वक्त हमें ब्लू बस खड़ी हुई नजर आई है। इब्तदाई तौर पे कंफ्यूजन थी और पता नहीं था कि हुआ क्या है, क्योंकि जो गाड़ी दरिया में गिरी है उसमें कोई धमाका और कोई एक्सप्लोसिव के ट्रेस नहीं मिले हैं। वो पैनिक की वजह से ड्राइवर ने तेजी से मोड़ने की कोशिश की और उससे गाड़ी गिर गई, लेकिन जो नीली बस है उसको यकीनन उस कार ने हिट किया। उसके जो अंदर ड्राइवर था जिसने खुद कुछ धमाका किया, उसके बॉडी पार्ट्स मिल चुके हैं, तहकीकात हो रही है, चाइनीज को इससे आगाह कर दिया गया है। और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ये पाक चाइना स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के ऊपर हमला है, जिसके लिए कोई ऑफ कोर्स कसर उठा रखी नहीं जाएगी। इसकी तहकीकात भी होगी और जो परपेट्रेटर्स हैं उनके पीछे भी जाया जाएगा।
सर ये ऐसा क्यों है कि जिस टाइम में अफगानिस्तान के अंदर एक ट्रांजिशन इनेविटेबल हो रही है, नजर आ रही है, नागुज़ीर है, उस टाइम में पाकिस्तान में दहशतगर्दी ज्यादा सर उठा रही है? क्या वजह है सर? इसकी वजह क्या देखते हैं आप? अफगान गवर्नमेंट बुखलाई हुई है, अब भारत जो है उसको लग रहा है कि अब उसकी अमलदारी अफगानिस्तान में उस तरह से नहीं रहेगी, इसलिए वो ऐसे ऑपरेशंस कर रहा है ताकि पाकिस्तान भी डिस्टेबलाइज हो। देखें, अमेरिका और इंडिया एक नैरेटिव लेकर चलते रहे कि पाकिस्तान तालिबान की हिमायत कर रहा है, उनकी मदद से ये जिंदा हैं। हालांकि पाकिस्तान ने बहुत अरसे से उन्हें कह रहा था कि इसका नेगोशिएटेड सेटलमेंट ढूंढें, ये अफगान हैं, अफगानिस्तान में रहने का इन्हें हक है और यकीनन हम इन्हें अपनी सरजमीन तो इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन आप इनको अफगानिस्तान के अंदर इनके साथ बातचीत करें। अब जब वो कुव्वत जो है उसके साथ अमेरिका ने खुद नेगोशिएटेड सेटलमेंट किया तो वहां दो कुव्वतों का तो बड़ा वाज़ेह तौर पे इंटरेस्ट हर्ट हुआ है। एक अशरफ गनी गवर्नमेंट जो इक़्तिदार के मजे लूट रहे थे और फॉरेन एड भी थी, उनको सिक्योरिटी भी अमेरिकन ट्रूप्स प्रोवाइड कर रहे थे, एक उनका मफाद हर्ट हुआ, और एक इंडिया जिसने वहां तकरीबन $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। 3165 अंडर कवर ऑपरेटिव्स वहां मौजूद थे जो इन दहशतगर्दों की ट्रेनिंग भी कर रहे थे और कॉन्सुलेट्स भी चला रहे थे, तो उनका मफाद हर्ट हुआ है। अब इन दोनों ग्रुप्स ने, रॉ एंड एनडीएस ने मिलकर पाकिस्तान के अंदर वो बुझते चिराग की आखिरी लौ वाली बात है, वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि जितनी इंस्टेबिलिटी अब पाकिस्तान में क्रिएट हो सकती है वो कर ली जाए। लेकिन मैं सब्र की बात इसलिए कर रहा हूं कि जहां हमने 20 बरस सब्र किया है और अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ एक बहुत तवील जंग लड़ी है, अब इस स्टेज पर अगर हम अफगानिस्तान में हमला आवर होते हैं या वहां हार्ड परसूट ऑपरेशन करते हैं तो मेरे नजदीक ये एक जल्दबाजी होगी। हमें वेट करना चाहिए ताकि वाज़े एक ऐसी हुकूमत वहां हो जिसको हम नेगोशिएट भी करें, उसको जिम्मेदार भी ठहराया जा सके, उसको ट्रस्ट भी किया जा सकते। अब इस स्टेज पर न तो अशरफ गनी की हुकूमत से मुज़ाकरात उस तरह से हो सकते हैं जो कंक्लूसिव हों, क्योंकि वो हुकूमत अपनी रेट आहिस्ता आहिस्ता लूज कर रही है और तालिबान इक़्तिदार में नहीं है, उनसे बात करने की भी गारंटी और जमानत उनसे भी नहीं ली जा सकती। तो मेरे ख्याल में इस वक्त सितंबर तक वेट करना बेहतर है। हाँ, अपने डिफेंसिव मैयर, अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी, अपनी इंटेलिजेंस को तेज करना, मुल्क के अंदर ऑपरेशन करना, ये हमारा हक है और इसमें हमें पूरी ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। यहाँ पर एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपको एक हैरान कुन खबर देंगे। वो कौन है जिसने नादरा में 40 लाख जाली शनाख्ती कार्ड बनाए और बांट भी दिए, यहाँ तक के दहशतगर्दों को भी दिए। बात करेंगे इस हवाले से वक्फे के बाद। नाज़रीन, दहशतगर्द कैसे कानून की नजरों से खुद को छुपा लेते थे, कैसे अपनी शनाख्त पोशीदा रखकर मुल्क में दहशतगर्दी करते थे। सानह सफूरा करने वाले और चीनी काउंसिल खाने पर हमले के मुल्जिमान के जाली शनाख्ती कार्ड किससे बनाए, कौन लोग चंद हजार रुपयों की खातिर बलोच और सिंधी कौम परस्त दहशतगर्दों और टीटीपी के सफाक कातलों के शनाख्ती कार्ड बनाते थे। जालसाजी पर मुश्तमिल नादरा अफसरान का गिरोह बेनकाब हो चुका है जो बड़े पैमाने पर जाली शनाख्ती कार्ड बनाने में मुलव्विस था। इंकशाफात के मुताबिक गुज़िश्ता साल में सिर्फ सिंध में 40 लाख जाली शनाख्ती कार्ड बनाए जा चुके हैं। नादरा के करप्ट मुलाजिमीन चंद हजार रुपए की रिश्वत लेकर गैर मुल्कियों को जाली शनाख्ती कार्ड बना कर दिया करते थे। मेगा स्कैंडल में मुलव्विस अब तक नादरा मुलाजिमीन समेत 13 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हालिया कार्रवाई में गुज़िश्ता रोज 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें मेगा सेंटर नादरा का डेटा एंट्री ऑपरेटर और गैर मुल्की शनाख्ती कार्ड का जो एजेंट है वो शामिल था। तीसरा गिरफ्तार होने वाला मुल्जिम, उससे दोनों अफराद की मिली भगत के साथ जाली शनाख्ती कार्ड बनवाया था, जबकि चंद रोज पहले नादरा कराची के 2 अफसरान और नादरा इंचार्ज उमरकोट को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इन पर भी नादरा डेटा में हेर फेर और जाली शनाख्ती कार्ड बनाने का इल्जाम। नादरा सिंध के करप्ट मुलाजिमीन की इस जालसाजी के नताइज पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते डायरेक्टर FIA सिंध जोन आमिर फारूकी ने इंकशाफ किया था कि नादरा से TTP के दहशतगर्दों के शनाख्ती कार्ड बनवाए गए।
अलकायदा और सिंध कौम परस्त और बलोच कौम परस्त दहशतगर्दों ने भी अपने शनाख्ती कार्ड बनवाए हैं। नादरा अफसरान भारी रकम लेकर मुख्तलिफ मुल्कों के एजेंटों को भी जालसाजी और जाली दस्तावेजात पर कौमी शनाख्ती कार्ड जारी कर चुके हैं। कोई 2 मिलियन से 4 मिलियन जो शनाख्ती कार्ड बनाए जा चुके हुए हैं, वो तमाम नंबर, वो तमाम चीज़ें वो ट्रेस आउट हो चुकी हुई हैं और वो शनाख्ती कार्ड जल्द ब्लॉक कर दिए जाएंगे। जो नादरा का जितना भी यहाँ पे सिंध के अंदर मौजूदा सेटअप है, इसमें 50 से 60% लोग जो हैं वो इस करप्शन में इन्वॉल्व हैं। इन अफसरान में डिप्टी डायरेक्टर तक के लोग शामिल हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर साहिबान शामिल हैं, इनके डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स हैं और काफ़ी सारे एजेंट्स भी। डायरेक्टर FIA ने यह भी इंकशाफ किया था कि सानह सफूरा में मुलव्विस भारतीय शहरी इमरान अली का भी जाली शनाख्ती कार्ड बनाया गया था, जबकि चीनी काउंसिल खाने पर हमले में मुलव्विस अफराद की शनाख्त भी नादरा मुलाजमीन की मदद से तब्दील की गई थी। इस मकसद के लिए नादरा मुलाजमीन पाकिस्तानी शहरियों के फैमिली ट्री में गैर मुल्कियों का अंदराज करते थे। नादरा के डेटाबेस के अंदर NDS और TTP उन्होंने अपने लोगों को इंट्रोड्यूस कराया, शनाख्ती कार्ड एक्वायर किए और उनकी शनाख्त को चेंज किया गया ताकि वो सामने ना आ सकें। अलकायदा के ऑपरेटिव्स उन्होंने यहाँ पे सिस्टम से इनकी इस लालच की वजह से फ़ायदा उठाते हुए अपने शनाख्ती कार्ड बनवाए, अपने लोगों के शनाख्ती कार्ड बनवाए। अब्दुल्ला शीरी एक बंदा है अलकायदा का जिसने अपने अलकायदा के दहशतगर्दों के लिए शनाख्ती कार्ड अरेंज करवाए। AQIS अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसका एक मिलिटेंट है अब्दुल्ला बलोच, उसने अपने लिए शनाख्ती कार्ड बनवाया सुल्तान मोहम्मद के नाम से। इसी तरह से एक इंडियन नेशनल इमरान अली, उसका शनाख्ती कार्ड बनवाया गया और जो कि ताल्लुक़ रखता था AQIS से, और वो शख्स बाद में सफूरा गोट इंसिडेंट में उसकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई जो बाद में अफगानिस्तान में मारा गया। इसी तरह से बहुत सारे बर्मीज़ हैं, बंगाली लोग हैं जिन लोगों के यहाँ पे शनाख्ती कार्ड बनवाए गए, जिनका ताल्लुक बाद में लश्कर जंगवी और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनसे ताल्लुक ज़ाहिर हुआ। जो चाइनीज़ कॉन्सुलेट अटैक हुआ था उसके अंदर जो लोग आए थे वो नादरा के डेटाबेस से ही पकड़े गए, लेकिन उनकी असल शनाख्त जो है वो तब्दील हो चुकी थी। इस हवाले से मजीद अपडेट्स हासिल करते हैं समा न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद रहमान से। अहमद, ये बताइएगा पता कैसे, क्रैकडाउन कैसे हुआ, कैसे पता चला कि एक गिरोह है मुनज़्ज़म जो नादरा में काम कर रहा है और जाली शनाख्ती कार्ड बना रहा है? जी देखें, बड़ी एक तशवीशनाक बात थी कि नादरा के रिकॉर्ड्स में तब्दीली करना, जो कि एक अहम दस्तावेज़ात हैं, अहम रिकॉर्ड है, उसमें छेड़छाड़ करना ये एक बड़ा अहम केस था। पहले जो है वो अगवानी बाशिंदे जो है वो कुछ ऐसे गिरफ्तार हुए जिन्होंने ये इंकशाफ करना शुरू किया कि जी कुछ उन्होंने नाम बताए नादरा एम्प्लॉयज़ के कि उनके तहत जो है ये इस तरह अपने कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो बना लेते हैं और कितने पैसे जो है वो लिए जाते हैं। इस इंकशाफ के बाद जो है वो हसास इदारों की जानिब से, FIA की जानिब से तहकीकात शुरू हुई। उन एजेंट्स को पकड़ा गया, उन अफसरान को पकड़ा गया जो इस पूरे स्कैम में मुलव्विस थे, लेकिन अभी भी ये तमाम तहकीकात जो है वो जारी हैं। इसमें मज़ीद नाम सामने आने के इम्कानात भी मौजूद हैं। जो FIA के डायरेक्टर हैं आमिर फारूक के, जिनसे हमारी बात हुई है, तो वो भी ये बताते हैं कि जी इसमें डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के अफसरान तक मौजूद हैं जो कि भारी रकम वसूल करते थे, जो कि बर्मियों के, बंगालियों के, अगवानी बाशिंदों के ना सिर्फ NICs बना लिया करते थे, कौमी शनाख्ती कार्ड बना दिया करते थे, बल्कि ऐसे अफराद जिनका कोई नादरा में रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। जैसे कि उन्होंने ख़ुद इस बात का एतराफ़ किया कि अगवानी खुफिया एजेंसी, NDS के, भारतीय खुफिया एजेंसी और जो दीगर ऐसे, जैसे उन्होंने एक जिक्र किया कि भारतीय शहरी इमरान जो कि सानिया सफूरा भी मुलव्विस है, उसका भी जो है वो कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो बनाया गया। इसी तरह जो अगवानी खुफिया एजेंसी के कुछ लोग थे उन तक के जो है वो NICs बनाए गए, उनके कोई फैमिली ट्री मौजूद नहीं था, क्योंकि कोई भी शख्स अगर अपना शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए जाता है तो बाकायदा उसका फैमिली ट्री होना लाजमी है। उससे पूछा जाता है कि उसके घर वाले कौन हैं, वो अपने वालिदैन का NIC लाया, अपने भाई बहन के कौमी शनाख्ती कार्ड लाया या नहीं, तो ये चीज़ें उससे जो है वो पूछी जाती हैं। लेकिन ना किसी फैमिली ट्री के मौजूद होने के बावजूद उन लोगों के शनाख्ती कार्ड बनाए गए। जिन लोगों के पहले से शनाख्ती कार्ड मौजूद थे उनके रिकॉर्ड्स में जो है वो छेड़छाड़ की गई, नए नामों से शनाख्ती कार्ड बनाए गए। तो ये एक बड़ा मामला था जिसने ना सिर्फ हसास इदारों को बल्कि FIA को भी मजबूर किया कि इसकी तहकीकात जो है वो मुकम्मल की जाए। अब ये इंकशाफ सामने आया है कि तकरीबन 40 लाख से ज़ायद जो है वो शनाख्ती कार्ड ऐसे हैं जो कि जाली जो है वो बनाए गए हैं, और उसमें ना सिर्फ जो है वो जो मुख्तलिफ गैर मुल्की एजेंसीज़ हैं उसके लोग शामिल हैं, बल्कि अलकायदा के, जो कलदम अलकायदा है उसके लोग जो है वो शामिल हैं, जो दहशतगर्द तंजीमें हैं
उनके लोगों के जो है वो तंजीमों के शनाख्ती कार्ड जो है वो बनाए गए। ऐसी तंजीमें जो कि अलहदगी पसंद ग्रोह हैं उनके लोगों के शनाख्ती कार्ड जो है वो बनाए गए और उन्होंने अपने दूसरे नामों से शनाख्ती कार्ड बनाए ताकि वो कानून की गिरफ्त में भी ना आ सकें। जी अच्छा, तो अहमद साहब अभी आपने बताया 40 लाख हैं ये जाली शनाख्ती कार्ड, इन शनाख्ती कार्ड्स का क्या किया जाएगा? इन शनाख्ती कार्ड के होल्डर्स का क्या किया जाएगा? इतने लोगों को तो ट्रेस भी नहीं किया जा सकता, तो क्या इनके आईडी कार्ड्स फिलहाल ब्लॉक कर दिए गए हैं? जी देखिए, इसमें से जो बड़ी तादाद है उनके एनआईसीज जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। वो नंबर्स जो कि जैसे जैसे नादरा में गिरफ्तारियों का अमल जारी है, इस महकमे में इस इदारे से जो है वो लोगों की गिरफ्तारी का अमल जारी है, तो उनसे जो है वो पूछा जाता है कि उन्होंने किस सीरीज़ के जो है वो शनाख्ती कार्ड जारी किए हैं, तो उन नंबरों को जो है वो ब्लॉक किया जा रहा है। जो FIA के डायरेक्टर का कहना है कि बड़ी तादाद में जो है वो इन एनआईसीज को ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन मजीद जारी है। ठीक है अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक वक्फा लेते हैं। कोरोना बढ़ चुका है और जो नया डेल्टा वेरिएंट है वो किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, लेकिन क्या इसके बाद अब लॉकडाउन लगेगा? बात करेंगे इसी हवाले से वक्फे के बाद। नाज़रीन, कोरोना फिर बढ़ रहा है, नए केसेस की तादाद फिर ऊपर जाने लगी है। मस्बत केसेस की शरह 5% से बढ़ गई है और अगर यही सूरत हाल रही, आवाम ने एहतियात न की तो सख्त तरीन पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं, कारोबार बंद किए जा सकते हैं, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर और मार्केटों को ताले लग सकते हैं, सयाहत, इंडस्ट्री और मजहबी समाजी सरगर्मियां फिर पाबंदियों की जद में आ सकती हैं, बड़ी ईद फीकी पड़ सकती है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान कोरोना की सबसे मोहलिक और सबसे तेज भारतीय किस्म की जद में है। और अगर खतरनाक बात यह है कि 2 करोड़ से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन और SOPs के बावजूद कोरोना वैक्सीन और कोरोना केसेस ऊपर जा रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से नए कोरोना केसेस 1.5 से 2,000 तक पहुंच चुके थे, जो आज एकदम बढ़कर 2,500 से भी बढ़ गए हैं, जो 29 मई के बाद यानी 1.5 माह की सबसे ज्यादा यौमिया तादाद है। और चंद रोज बाद ईद है। अगर केसेस में इजाफे की यही रफ्तार रही तो ईद पर सूरत हाल इंतहाई संगीन हो सकती है। बल्कि NCOC के सरबराह असद उमर तो कह चुके हैं कि अगर हालात कंट्रोल न किए गए तो पाकिस्तान को भारत जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हुकूमत इंदिया दे रही है कि अगर एहतियात न की गई तो डेल्टा वेरिएंट कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया जा सकता है। कोरोना टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर अताउर रहमान कहते हैं कि अभी तक स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कामयाब रही है, लेकिन अब डेल्टा वेरिएंट की शरह हर हफ्ते बढ़ रही है। अगर सूरत हाल कंट्रोल में ना रही तो दोबारा लॉकडाउन बढ़ सकता है, बहुत ज्यादा तबाही मचा सकती है। बिकॉज इसकी जो खुसूसियात हैं वो काफी मुख्तलिफ हैं पिछले वाले वेरिएंट से, और तकरीबन ये जो चाइनीज वेरिएंट है उससे 200% ज्यादा तेजी से फैलता है ये। इस वजह से ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो दीगर ममालिक की तरह कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ सकता है। अगर हमने एहतियात नहीं करी तो पड़ सकता है। मुझे उम्मीद है कि ऐसी सिचुएशन ना हो। एक जानिब NCOC और कोरोना टास्क फोर्स के सरबराहान सूरत हाल की संगीनी से खबरदार कर रहे हैं, दूसरी जानिब मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान भी कह रहे हैं कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर ईद पर पाबंदियां लगाई जा सकती। सूरत हाल यह है कि कराची में मस्बत केसेस की शरह 19% तक पहुंच गई है और खतरनाक बात यह है कि कराची में भारतीय किस्म डेल्टा वेरिएंट के मजीद 65 केसेस की तस्दीक हुई है। इसलिए सिंध हुकूमत ने कई शोबों पर दोबारा पाबंदियां लगा दी हैं, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी केसेस बढ़ने की वजह से 6 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा चुका है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से भी कहा जा रहा है कि अगर केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो तालीमी इदारे दोबारा बंद कर देंगे। हमारी कोशिश है कि जितने हमारे पास दिन है ये सारे हम यूटिलाइज करें, क्योंकि ये कोविड का पता नहीं चल रहा। खुदा ना ख्वास्ता अगर ये बढ़ता है तो फिर तो ऑब्वियसली स्कूल बंद करने पड़ेंगे। तो हमारे पास जितने भी दिन हमें मिल रहे हैं, हमारी कोशिश है कि उसको हम बच्चों के फायदे के लिए इस्तेमाल करें, ना कि स्कूल बंद करने की। इस वक्त पाकिस्तान कोरोना की सबसे मोहलिक और सबसे तेज भारतीय किस्म की जद में है। भारतीय कातिल किस्म का फैलाव मुसलसल तेज होता जा रहा है। इस सूरत हाल पर कैसे काबू पाया जा सकेगा, हुकूमत SOPs पर अमल कैसे यकीनी बनाएगी, बात करेंगे कोरोना टास्क फोर्स के डॉक्टर अताउर रहमान साहब से। डॉक्टर साहब शुक्रिया। डॉक्टर साहब, क्या हल है इसका? क्या हम एक दफा दोबारा सख्त लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि सबसे खतरनाक लहर जो है वो इस वक्त डेल्टा वायरस की है। पहले चाइनीज वायरस आया था कोविड-19, फिर अल्फा आया, फिर बीटा आया, फिर गामा आया, उसके बाद अब जो डेल्टा और डेल्टा प्लस। और जो हमने एनालिसिस की है यहाँ पे हमारी लेबोरेटरी में, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है कराची यूनिवर्सिटी में, मेरी ही लेबोरेटरी में, तो पता ही चला है कि अब तकरीबन 60 से 70 या 75% सैंपल्स जो कोविड के हम टेस्ट कर रहे हैं यहाँ, उनमें तकरीबन 65 to 70% जो है वो डेल्टा वायरस के हैं। यानी कि इतने पुराने वायरस को दबा दिया है। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए कि अब ज़्यादातर वायरस जो पाया जा रहा है कम से कम सिंध में और कराची में, वो डेल्टा वायरस है। और यही सूरत हाल दूसरी जगहों पर होगी गालिबन। और जिन जिन ममालिक में ये आया है, जैसे बांग्लादेश और हिंदुस्तान और इंडोनेशिया, वहाँ पे एक बहुत ही मुसीबत पैदा हो गई है। इतनी तेजी से फैला है कि कंप्लीट लॉकडाउन हो गया है इन ममालिक के अंदर। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान में भी अब पैदा हो रही है, क्योंकि ये अब छा रहा है और पुराने वायरस को दबा रहा है। तो इस वक्त जो है बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। शायद मजबूरी के तौर पे हुकूमत को लॉकडाउन की तरफ, स्मार्ट लॉकडाउन तो कर ही रहे हैं, लेकिन हो सकता है और ज्यादा बड़े लॉकडाउन की तरफ मजबूरी में जाना पड़े, इससे पहले कि ये आग की तरह ज्यादा फैल जाए, क्योंकि ये खासा मुख्तलिफ है पिछले वेरिएंट्स के मुकाबले में, क्योंकि बहुत जल्द जोर से बाइंडिंग करता है। ये जो इसके अंदर कांटे कांटे से होते हैं इस बॉल के अंदर, मॉलिक्यूलर बॉल के अंदर, तो ये बहुत आसानी से इंसानी खलिए के अंदर दाखिल होते हैं, करोड़ों कॉपीज अपनी बनाते हैं। हमला बहुत जल्दी करते हैं और इसकी वजह से फिर ब्लैक फंगस और दूसरे भी एसोसिएटेड इन्फेक्शन है वो साथ हो जाती हैं। तो बहुत ही खतरनाक चीज है जो इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम। तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन तो इसका जवाब नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 करोड़ वैक्सीन लगी है, 22 करोड़ अफराद हैं हमारे यहाँ, 20 करोड़ अनवैक्सीनेटेड अफराद हैं। तो जवाब सिर्फ एक ही रह जाता है, वो ये कि एहतियात एहतियात और एहतियात। खासतौर पर जो बकरीद आ रही है, इसमें तो बिल्कुल ही आपको अलग रहना है, लोगों से बिल्कुल नहीं मिलना, वरना खुदा ना खास्ता ये बहुत तेजी से फैलेगा और बहुत ज्यादा अमवात होगी इसकी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके कीमती वक्त का। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होना चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।